Good morning everyone. Good morning. Good morning. Good morning अरविंद. Good morning शिव. Good morning राधा. Good morning. अच्छा थोड़ी सी लेट हो गई यार, चाय पीने लग गई थी यार. हम भी तो इंसान है ना. चाय चाय के बिना ना वो मेटाबॉलिक सिस्टम काम ही नहीं करता है. दिमाग में कुछ ऐसा लगता ही नहीं है कि यार कुछ गया है. चाय पीते एकदम इंसान फ्रेश हो जाता है. तुम्हारे साथ भी ऐसा ही है क्या? हाँ. गुड मॉर्निंग कालूराम, पंकज पटेल, मनीष, दिलीप कुमार, लखवीर सिंह. साउंड सही है मैम? साउंड सही नहीं है. साउंड सही है बेटा. यहाँ से जैसे मैं देख पा रही हूँ यहाँ से तो साउंड सही है. तानहाजी. ओ माय गॉड. तानाजी मूवी देखी थी आपने? अच्छी मूवी है. चलिए. शिवम तिवारी गुड मॉर्निंग. और सूरज मौर्य गुड मॉर्निंग. सब लोगों के लिए गुड मॉर्निंग. मैम हम महाराष्ट्र से हैं, आप बहुत अच्छा पढ़ाती हैं. थैंक्स मैम. अरे वाह, महाराष्ट्र के बहुत सारे स्टूडेंट हैं हमारे टाइम्स में. बहुत अच्छा लगता है जब महाराष्ट्र से भी बच्चे पढ़ते हैं, बड़ा अच्छा लगता है. रजत गुर्जर गुड आफ्टरनून. अमित गुड मॉर्निंग. चलिए, बहुत गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून हो गया. अब बात करते हैं काम की. काम की बात यह है कि कल हमने पढ़ा था बोन्स के बारे में. मैंने बताया था कि बोन्स क्या होती हैं. उसके बाद मैंने आपको बताया था कि जो हड्डियां हैं वो किसकी बनी हुई होती हैं, कौन कौन सा मिनरल होता है. हड्डियां टिश्यूज होती हैं, ऑर्गन नहीं होती हैं. सॉरी. ये आपको याद रखना है. मैं भोपाल से हूँ. ओके. मैं भी. अच्छा, MPPSC में बहुत यूजफुल है. यस. साउंड रिपीट हो रही है मैम जी. अच्छा, अगर साउंड रिपीट हो रही है ना तो एक बार ऐप को लॉग आउट कीजिए, लॉग इन कर लीजिए करें, है ना, फिर सही हो जाएगा. चलिए, तो मैं आपको बता रही थी कि कल हमने क्या पढ़ा था. तो कल हमने पढ़ा था बच्चों किसके बारे में? बोन्स के बारे में पढ़ा था. मैंने बताया कि हड्डियां क्या होती हैं, हड्डियां टिश्यूज होती हैं, कितनी बोन्स होती हैं, और हमारा स्केलेटल सिस्टम दो पार्ट में डिवाइड रहता है. एक होता है एक्सियल स्केलेटल सिस्टम एंड दूसरा होता है अपेंडिक्यूलर स्केलेटल सिस्टम. एक्सियल का मतलब क्या होता है मैम? वो बोन्स जिनका ओरिएंटेशन एंड डायरेक्शन सेम हो. ठीक है. दूसरी साइड हमने बताया आपको कि अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम का मतलब होता है वो बोन्स जो ऊबड़ खाबड़ हो, किसी भी डायरेक्शन से निकल रही हो, है ना, जो फ्लैट ना हो, उनको बोलते हैं अपेंडिकुलर बोन्स. मैम एनटीपीसी का कुछ पता नहीं चल रहा है. हाँ, एनटीपीसी का कुछ पता नहीं चल रहा है. मुझे लगता है अब तो दिल्ली में इलेक्शन होने के बाद ही कुछ हो सकता है. ठीक है, बट होगा ये, आप मान के चलिए. फरवरी मार्च में एग्जाम होगा ही होगा एनटीपीसी का. ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं होगा, होगा ही होगा. ठीक है. तो उसके बाद हमने पढ़ा बच्चों, उसके बाद हमने पढ़ा कि बोन्स, मैंने आपको बताया बैकबोन में कितनी होती हैं, रिब्स कितनी होती हैं, दो गिर्डल होते हैं, एक होता है पेक्टोरियल, एक होता है पेल्विक गिर्डल. ये सब मैंने आपको बताया है. ठीक है मैम. मैंने मैथ स्पेशल 4 बैच लिया है, उसमें अर्थमेटिक मैथ्स यस होगी बलवान, उसमें अर्थमेटिक एंड एडवांस दोनों होगा, कंप्लीट बैच है वो. ठीक है. तो ये सब हमने पढ़ लिया था. अब आज मुझे कुछ इन बोन्स के की पॉइंट्स लिखवाने थे बच्चों, तो आप लिखिए की पॉइंट्स. साइंस स्पेशल 4 वाले जो बच्चे हैं, ध्यान से सुनना, जो साइंस स्पेशल 4 में है मेरे बैच में, उनका जूलॉजी का ह्यूमन डिजीज वाला एक ही चैप्टर बचा है. जो साइंस स्पेशल 4 में मैं उनकी बात कर रही हूँ. ठीक है मैम. मैंने टाइम्स पे पढ़ने के लिए लैपटॉप लिया है. अरे वाह यार, बड़ा अच्छा लगता है ऐसा. बच्चे जब सुनते हैं तो मतलब बच्चे ऐसे बोलते हैं. चलिए, तो फिर आप क्लास स्टार्ट करें. मैम कुछ वीडियोस डिलीट करना चाहता हूं, कैसे होंगी? क्योंकि फ़ोन इंटरनल मेमोरी फुल हो गई है. ये तो मैं नहीं बता सकती, फ़ोन में सेव थोड़ी ना होती हैं वीडियोस जो आप ऐसी बात कर रहे हैं. चलिए, तो आप देखिए ज़रा. अरे यार, तुम लोग मार्कर में इंक बहुत गंदी भरते हो यार, ऐसे इंक नहीं भरी जाती. आज मैं सिखाऊंगी तुम लोगों को. चलिए, तो हमें आप बोन्स के कुछ की पॉइंट्स पढ़ने हैं, जिसमें से की पॉइंट्स में सबसे पहला देखो, हमें कुछ बोन्स के नाम लिखवा रही हूँ आपको, कुछ हड्डियों के नाम लिखवा रही हूँ जो बहुत बार एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं. ठीक है मैम. मेरी आज पहली लाइव क्लास है और मेरी जिंदगी का सबसे ऐतिहासिक दिन है. अरे वाह यार, तुम लोग इतना. मैम केमिस्ट्री में पीरियोडिक टेबल नहीं हुआ. नहीं हुआ, मैं करवाऊंगी, डोंट वरी. अभी तो बहुत बचा है केमिस्ट्री. तुम लोग ऐसे तो खत्म हो गया केमिस्ट्री? ऐसे नहीं होता है. रुक जाओ, अभी बहुत है. अभी केमिस्ट्री खत्म नहीं हुआ. पीरियोडिक टेबल पढ़ाऊंगी, पॉलीमर पढ़ाऊंगी, बहुत कुछ बाकी है. ठीक है. चलो देखो, अब यहाँ पर आओ, की पॉइंट्स में हमने क्या क्या पढ़ना है. हाँ, तो मैं ये कहती कि जो साइंस स्पेशल 4 वाले बच्चे हैं, ध्यान से सुनना. कोई बच्चा फिर मैनेजमेंट को फोन करेगा ये वो. जो साइंस स्पेशल 4 में है, 5 की बात नहीं कर रही हूँ, 4 वालों की बात कर रही हूँ. जो साइंस स्पेशल 4 है उसमें उन बच्चों के लिए जूलॉजी में ह्यूमन डिजीज वाला, जो मानव रोग वाला है, वो एक लास्ट चैप्टर बचा है, वो आज हम स्टार्ट कर लेंगे इसके बाद. ठीक है. उसके बाद आपकी बोटनी बची है बच्चों. तो साइंस 4 एंड 5 में बोटनी हम कॉमन पढ़ेंगे. उसके बाद साइंस 4 वालों का
आपका बायोलॉजी का सिलेबस खत्म हो जाएगा, 5 या 6 क्लास हार्डली आपका साइंस 4 खत्म हो जाएगा। फिर आपका केमिस्ट्री बचेगा साइंस 4 वालों का, और साइंस 5 में तभी बचा है बायोलॉजी, ठीक है, क्योंकि वो तो बैच भी लेट बना था ना, तो डोंट वरी। मैं और ये साइंस 4 वही बैच है जो शायद जिसमें हमने 1 रुपये का बैच दिया था बच्चों को, वही है ना ये, मुझे लग रहा है। तो बताओ जरा 1 रुपये में कितना मजा आया तुम लोगों को पढ़ने में है। चलो यहाँ पर आओ, अब वो बैच की बाद में देख लेंगे बातें क्या है। मैम ब्रेन का पूरा वीडियो नहीं है, ब्रेन का पूरा वीडियो है, अगर नहीं है तो मैं एक बार चेक कर लूंगी ना, डोंट वरी। चलिए अब हम पढ़ते हैं, बातें नहीं करते हैं, हम बातें बहुत करते हैं। चलिए तो कुछ ना हड्डियों के हमें नाम लिखने हैं बच्चों, बोन्स के नेम लिखने हैं। बहुत बार एग्जाम में पूछ लिया था ह्यूमेरिस कहाँ का बोन होता है, पटेला कहाँ का बोन होता है, तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए सबसे पहला आप याद रखेंगे ईयर बोन्स के नाम, जो हमारी कान की हड्डियां होती हैं उनके नाम याद रखेंगे आप। कल मैंने पढ़ाया था कि कान में 3 हड्डी होती हैं, एक कान में 3, दोनों में 6 होती हैं, तो कान की हड्डियों के नाम क्या क्या है, ठीक है। चलो देखिए, चलिए देखिए ईयर बोन्स के नाम क्या है बच्चों। कान में 3 हड्डी होती है, ईयर का कान वाली हड्डियों का नाम सबसे पहले का लिखेंगे स्टैपीज। इसको स्टैब्स भी बोला जाता है, कभी कभी ना इसको प्रोनाउंस करते हैं ना स्टैपीज या स्टैब्स भी बोलते हैं, ठीक है। कोर्स कंप्लीट होने के बाद वीडियो डिलीट नहीं कीजिएगा। मैं आपको बता दूं कोई भी कोर्स आपका कंप्लीट होता है उसके बाद आपको 1.5 से 2 महीने का टाइम मिलता है, उसमें आप रिविजन कर सकते हैं, डोंट वरी, ठीक है। लाइव है, यस बिल्कुल लाइव क्लास है, परमानंद कुमार, ठीक है। स्टैपीज। दूसरी आप याद रखेंगे इंकस, दूसरी का नाम होता है इंकस या इनकस, और तीसरी होती है यहाँ पर मैलिस। ये आपके कान में 3 हड्डी होती है, मैलिस, ओके। चलिए तो ये कभी पूछ ले आपसे इनकस कहाँ की हड्डी है, मैलिस कहाँ की है, स्टैपीज कहाँ की, आप बताएंगे कान की है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सुनो, नेक्स्ट सुनना है आपको, आपसे पूछा जाएगा कि आपकी थाई बोन का नाम क्या है। थाई का मतलब होता है बेटा जांग की हड्डी, जांग की हड्डी। तुम लोग थोड़ा आवाज कम कर लो। हाँ नेक्स्ट देखिएगा, थाई बोन, जांग की हड्डी। और थाई बोन का नाम होता है बच्चों, इसका नाम याद रखिएगा, इसको बोलते हैं फीमर, FEMUR, फीमर, फीमर, ठीक है। नेक्स्ट आप इसके बाद याद रखेंगे हमारे घुटने में जो हड्डी होती है, 3 नंबर पे याद रखिएगा, हमारे घुटने में, घुटने को बोलते हैं इंग्लिश में नी बोन, तो उसको बोलते हैं आप पटेला। घुटने में जो हड्डी होती है उसका नाम होता है पटेला। थोड़ा अजीब सा नाम है बट याद रखना ही पड़ेगा आपको, पटेला, ठीक है बच्चों। चलो नेक्स्ट, मैंने कल आपको बताया था कि हमारी जो चेस्ट वाली होती है, चेस्ट बोन, जो छाती में हड्डी होती है और जो किसके आकार की होती है, जो टाई के आकार की होती है, जो टाई हम पहनते हैं, उसका नाम क्या होता है, उसका नाम मैम ने बताया था स्टर्नम। उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, हम बोलते हैं उसको स्टर्नम, स्टर्नम, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट आपका, आप हड्डी याद रखेंगे कौन सी, आप हड्डी याद रखेंगे हमारे लोअर लेग की। लोअर लेग का मतलब है टांग का, मतलब पैर का निचला हिस्सा, लोअर लेग, निचले पांव की हड्डी, घुटने के नीचे की साइड, ठीक है। एक आगे की तरफ होती है, एक पीछे की तरफ होती है, तो पैर के निचले भाग में 2 होती है, विजिबल हो रहा है ना। एक का नाम होता है टीबिया एंड एक का नाम होता है फिबुला, टीबिया एंड फिबुला, टीबिया एंड फिबुला, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट आप कौन सी बोन का नाम याद रखेंगे, आपसे अगर पूछे आपकी कॉलर बोन, 6 नंबर पर आपसे पूछे आपकी कॉलर बोन, या मैंने आपको कल बताया था कॉलर बोन का एक दूसरा नाम क्या होता है, इसको बोलते हैं आप ब्यूटी बोन। क्या बोलते हैं, ब्यूटी बोन, उसका नाम आप बताएंगे, इसका नाम होता है मैम क्लेविकल, क्लेविकल। उसके बाद बच्चों 7 नंबर पे आप याद रखिएगा कि हमारा जो कंधे की हड्डी होती है, शोल्डर बोन, कंधे की हड्डी, उसको बोला जाता है कंधे वाले का, उसका नाम होता है स्कैपुला, स्कैपुला। एक सेकंड रुकिए, पानी पीती हूँ बहुत। नीरज आप क्या बोल रहे हैं, मैं बिल्कुल सुनूंगी, आप बताइए जरा आपका क्या क्वेश्चन है। आप बोल रहे हैं कि मैम आप मेरे मैसेज इग्नोर कर देती हैं, बोलिए जरा आपका क्या क्वेश्चन है।
तुम लोग ना आवाज कम किया करो जब क्लास चल रही है, और काम करो चुपचाप, ठीक है ना, बातें कम करो। चलो जीभ किस हड्डी से जुड़ी हुई होती है, आपका ये क्वेश्चन था। जीभ हमारे गले वाली हड्डी जिसका नाम होता है हायोड। अगर आपका कोई डाउट है ना, तो जब बैच खत्म होगा ना, तो एंड में मैं आपके डाउट ले लूंगी, डोंट वरी। 1 या 2 क्लास डाउट क्लास रख लेंगे, आप अपने सारे डाउट लिख के रख लो। मैम मैं यूपीएससी की स्टूडेंट हूँ, और अब मेरे को आपका कमेंट पूरा दिखाई नहीं, ठीक है। नीरज यादव कह रहे बहुत दिन से हमारा बैच चल रहा है। नीरज तो क्या चल रहा है, आपका बैच चल रहा है तो अच्छी बात है ना। यही डाउट था क्या आपका, मतलब कोई क्वेश्चन का डाउट है? चलिए नेक्स्ट लिखिए, आप क्या कहना चाह रहे हैं नीरज, प्लीज एक्सप्लेन कीजिए कि बहुत दिनों से आपका बैच चल रहा है या नहीं रहा है, और कौन से बैच के स्टूडेंट हैं आप, मुझे ये बताइए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आप लिखेंगे हमारे गले वाली हड्डी का 8 नंबर पे नाम लिखिए, थ्रोट बोन। थ्रोट बोन या वो हड्डी जो आपकी जीभ को पकड़ के रखती है, बहुत बार क्वेश्चन आता है, ठीक है। थ्रोट बोन जिसको बोलते हैं गले की हड्डी, मेरे गले की हड्डी बन गया, ऐसे बोलते हैं ना लोग। तो गले की हड्डी का नाम होता है बच्चों हायोड बोन, हायोड। और ये वाली गले में ये होती है, ठीक है, ये गले वाली हड्डी, ये हमारी जीभ को पकड़ के रखती है, ठीक है। तो अगर आपने किसी की हड्डी तोड़ दी ना, तो उसकी जीभ बेचारे की बाहर आके गिर जाएगी। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आपको याद रखना है, हमारा जो ये भुजा, ये आम वाली, इसको बोलते हैं, इसको आम बोन बोलते हैं, आम बोन, या बोलते हैं अपर आर्म। भुजा वाली हड्डी आप ऐसे भी लिख सकते हैं, भुजा वाली हड्डी, इसका नाम होता है बच्चों ह्यूमेरिस, इसको बोलते हैं ह्यूमेरिस, ह्यूमेरिस, याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद लोअर आर्म, लोअर आर्म हाथ की निचली भुजा, ये वाली, ये 2 हड्डी, ठीक है, एक ये भाई, ये नीरज यादव तो बहुत परेशान है। लोअर आर्म, इनको बोलते हैं रेडिस एंड अल्ना, रेडिस एंड अल्ना, रेडिस एंड अल्ना, ठीक है। तो ये कुछ हड्डियां हैं, और मैंने जबड़े की हड्डी के नाम कल लिखवाया था, जो बोन्स का नाम मैंने लिखवाया था। जबड़े की हड्डी को मैंने कहा था, एक को बोलते हैं ऊपर वाली को मैक्सिलरी बोन या मैक्सिलरी जबड़ा भी होता है, और नीचे वाली को हम क्या बोलते हैं, नीचे वाली को बोलते हैं आप मैंडिबल बोन, मैंडिबल बोन, ठीक है। ये कुछ बोन्स के नाम याद रखो, वैसे ज़्यादा नहीं पूछे जाते हैं, बट कभी पूछ ले एग्जाम में तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी ना, ये आप याद रखिएगा। तो ये तो हो गए हड्डियों के नाम। अब बात आती है, कुछ क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में कि हमारे बॉडी में सबसे स्ट्रॉन्ग हड्डी कौन सी है, सबसे वीक हड्डी कौन सी है, सबसे लंबी हड्डी कौन सी है, सबसे छोटी हड्डी कौन सी है। जैसे मैंने आपको मसल्स वाले चैप्टर में करवाया था ना, वैसे ही मैं यहाँ पर करवा रही हूँ, ठीक है। तो आप कुछ की पॉइंट्स अलग से लिखेंगे। देन मैं इन हड्डियों की कुछ बीमारियाँ भी बताऊँगी आपको, जो बीमारी आप ऑलरेडी पढ़ भी चुके हैं, मैंने पढ़ाई भी है कहीं ना कहीं किसी चैप्टर में, विटामिन वाले चैप्टर में, रैकेट्स हो गया, ऑस्टियोपोरोसिस हो गया, ऑस्टियोमलेशिया हो गया, है ना। चलिए तो देखो, अब सबसे पहला क्वेश्चन आता है बच्चों कि हमारे बॉडी की लॉन्गेस्ट एंड लार्जेस्ट बोन, लॉन्गेस्ट एंड लार्जेस्ट बोन हिंदी में लिखेंगे आप, सबसे बड़ी, हाँ की पॉइंट में लिखना है बच्चा, सबसे बड़ी एवं सबसे लंबी। देखो सबसे लंबी का मतलब है लेंथ में भी बड़ी, और सबसे बड़ी का मतलब है जो चौड़ाई में और लंबाई दोनों में बड़ी हो। तो सबसे लंबी और सबसे बड़ी बोन पूछे किसकी, ह्यूमन बींग्स की। तो क्वेश्चन पूछे कहाँ की होती है, तो आप बताएंगे हमारे थाई की होती है, जो हमारे थाई में है। थाई का मतलब क्या होता है, हमारी जांग में। हमारी जो जांग में हड्डी है वो सबसे लंबी भी है और सबसे बड़ी भी है। अब जांग में कौन सी है, ये तो वो कहाँ की है। अब पूछे कौन सी, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, फीमर। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, फीमर, ठीक है। तो आप याद रखिएगा हमारे शरीर की सबसे बड़ी और सबसे लंबी हड्डी कहाँ की है, तो जांग की। कौन सी, तो फीमर। चलिए ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन आप पूछा गया आपसे इसका जस्ट ऑपोजिट कि स्मॉलेस्ट बोन कौन सी है, स्मॉलेस्ट बोन ऑफ ह्यूमन बॉडी, सबसे छोटी हड्डी, सबसे छोटी हड्डी। आप पूछेगा छोटी कहाँ की है, कहाँ की, तो आप बताओगे हमारे कान की है। अब मैम कान में तो 3 है, अब 3 में से कौन सी है, तो आप बताएंगे 3 में से सबसे छोटी जो होती है वो होती है स्टैपीज। वो कौन सी होती है, स्टैपीज, ये याद रखिएगा, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट आपसे पूछा जाएगा कि हमारे बॉडी की स्ट्रॉन्गेस्ट बोन कौन सी है,
स्ट्रॉन्गेस्ट बोन, स्ट्रॉन्गेस्ट का मतलब क्या होता है? मजबूत, सबसे मजबूत, जो इजीली टूटती नहीं है आपकी, मजबूत हड्डी। तो मैं आपको बता दूं ये हमारे जबड़े की हड्डियां होती हैं। जो सबसे स्ट्रॉन्ग होती हैं वो हमारे जबड़े की हड्डियां होती हैं। आपने देखा होगा किसी के जबड़े पे आप मारोगे तो जबड़ा टूटता नहीं है, वो अपनी जगह से खिसक जाएगा, कभी इधर हो जाएगा कभी इधर हो जाएगा, बट वो टूटेगा नहीं कभी। तो दोनों जबड़े जो होते हैं वो हमारे स्ट्रॉन्ग होते हैं, ऊपर वाला भी और नीचे वाला भी। तो कुछ बुक्स में दे रखा है कि ऊपर वाला जबड़ा ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, कुछ बुक्स में दे रखा है कि नीचे वाला जबड़ा ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। तो आप याद रखिएगा, ये याद रखिएगा कि जो बोन स्ट्रॉन्ग होती हैं आप दोनों लिख लो, वैसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग जो होता है वो नीचे वाला होता है, ठीक है। तो आप इसको मैं दोनों लिखवा देती हूँ, आप याद रखिएगा। पूछे कहाँ की है तो आप बता देंगे जो की है, जो का मतलब जबड़ा। अब जबड़े में ऊपर वाला नीचे वाला दोनों जबड़ों की स्ट्रॉन्ग होती हैं, ठीक है। तो आप दोनों लिख सकते हैं यहां पर। अब आपके ऑप्शन में कैसा क्या ऑप्शन आता है वो आपका आंसर हो जाएगा। मैंडिबल, वैसे मैंडिबल ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, और दूसरा ऊपर वाला मैक्सिलरी, या मैक्सिबल भी बोलते हैं इसको, मैक्सिबल या मैक्सिलरी लिख लो आप, मैक्सिलरी, ठीक है बच्चों, ये आप याद रखिएगा। अब देखो नाम से पूछ ले तो मैंडिबल ऑप्शन में है, बाकी तीन कुछ और है, आप इसको सही कर दोगे। अब एक नाम से आ गया मैक्सिलरी और बाकी तीन ऑप्शन में कुछ और है, तो आप इसको भी सही कर दोगे। याद रखिए हमारे दोनों जबड़े ही स्ट्रॉन्ग होते हैं। अब जबड़ों को छोड़ दो, उसके बाद सबसे स्ट्रॉन्ग कौन सी है, ठीक है। आप पूछे आपसे टीबिया अस्थि कहाँ होती है? टीबिया हमारे पैर में होती है, घुटने के नीचे वाले पैर में होती है। ह्यूमन आई रह गया, आई पढ़ाऊंगी मैं, डोंट वरी, ठीक है, रहा नहीं है, मैं सब पढ़ाऊंगी, बस तुम लोग पढ़ो, ठीक है। चलो देखो ध्यान से सुनो, आपसे पूछे कि भैया जो स्ट्रॉन्गेस्ट बोन है कौन सी? जबड़े वाली। जबड़े वाली को हटा दो, उसके बाद स्ट्रॉन्ग कौन सी है? तो अपना नेक्स्ट पॉइंट क्या बनेगा? सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट बोन। दूसरे स्थान पर सबसे मजबूत हड्डी कौन सी होनी चाहिए? तो याद रखिएगा हमारी जो थाई में हड्डी है, थाई का मतलब फीमर, तो दूसरे स्थान पर सबसे मजबूत हड्डी है हमारे शरीर की, वो कौन सी हो जाएगी? फीमर। सबसे पहले जबड़े की, उसके बाद कौन सी? आप बताएंगे हमारी फीमर स्ट्रॉन्ग होती है, ठीक है। अब बात आती है कि मैम ये तो हो गया आपका स्मॉलेस्ट, लॉन्गेस्ट, स्ट्रॉन्गेस्ट। अब बात आई कि वीकेस्ट कौन सी है। वीकेस्ट का मतलब होता है बच्चों सबसे कमजोर, वीकेस्ट बोन, सबसे कमजोर हड्डी कौन सी होनी चाहिए? तो कमजोर हड्डियां हमारे कान की होती हैं, क्योंकि बहुत छोटी छोटी होती हैं, वो इजीली टूट जाती हैं। अब कान में कौन सी होती है? तो आप बताएंगे कान में जो मैलिस होती है ना, वो आपकी सबसे वीक होती है। वो मैलिस जो होती है ना बच्चों, वैसे कान की ना तीनों ही वीक होती है, मैं आपको बताऊं तो, है ना, बट तीनों में अगर देखें तो सबसे वीक कौन सी मानेंगे? हम मैलिस मानेंगे, ठीक है बच्चों। तो ये याद रखिएगा कि कान की हड्डी स्टेपीज जो है वो सबसे छोटी है, और कान की जो मैलिस है वो सबसे वीक होती है, सबसे कमजोर होती है। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे आते हैं। 6 नंबर का पॉइंट मैं यहां लिख रही हूं। आपसे पूछा जाता है कि हमारे बॉडी में वो कौन कौन सी बोन्स हैं जो मूवेबल बोन्स होती हैं। मूवेबल बोन्स का मतलब समझ रहे हैं? जिनमें थोड़ी बहुत हलचल हो, जो मूव कर पाए, जिनमें थोड़ा बहुत मूवमेंट होता है। जैसे मेरा ये जबड़ा, ये देखो मूव कर रहा है ना, तो जबड़े के अंदर हड्डी है वो भी क्या कर रही है? मूव। तो ये जो मूवेबल बोन है, जिनके अंदर हलचल होती है, हलचल का मतलब जो मूव कर सकती है, तो हमारे बॉडी में सिर्फ 2 ही बोन ऐसी होती हैं जो मूव कर पाती हैं। सबसे पहली आप लिखेंगे जबड़ा, पर जबड़ा कौन सा? नीचे वाला। क्या ऊपर वाला जबड़ा कभी मूव करता है? करो जरा, कभी ऊपर वाला जबड़ा मूव करता है? नहीं करता, सिर्फ ये वाला करता है। तो याद रखिएगा मूवेबल बोन एक तो मैंडिबल है, मैंडिबल का मतलब नीचे वाला। दूसरा, आप जरूर खेलते होंगे अपने घुटने की हड्डी को, ऐसे ऐसे आप चारों तरफ घुमाते होंगे, घुमाया कभी घुटने की हड्डी को? तो घुटने की हड्डी का नाम क्या होता है? पटेला। तो ये दोनों वो हड्डी हैं जो हमारे बॉडी में मूव कर जाती हैं। इसके अलावा कोई भी हड्डी ऐसी नहीं होती है हमारे शरीर में जो मूव कर सकती है। अगर इसके अलावा कोई हड्डी मूव कर रही है ना, तो हड्डी मूवमेंट नहीं है, वो बोन डिसलोकेट हो गई है, आपको बीमारी हो गई है, आपकी हड्डी जगह से खिसक गई है। तो याद रखिएगा सिर्फ 2 ही ऐसी है। टायर में ब्लैक कार्बन होता है? यस होता है, ठीक है। चलिए, ये मैंने पढ़ाया है आपको एमसीक्यू वाली क्लास में, मनीष कश्यप, आप देख भी सकते हैं, है ना। तो याद रखिएगा कि हमारा नीचे वाला जबड़ा है वो मूव कर सकता है, हमारे घुटने के अंदर जो हड्डी है वो भी मूव कर सकती है, ठीक है। अब इसके अलावा मैं आपको बताऊं, इसके अलावा आपको क्या पॉइंट याद रखना है? इसके अलावा एक पॉइंट याद रखना है कि हमारे बॉडी की सबसे पतली हड्डी कौन सी है। पतली का मतलब क्या होगा? थिनेस्ट बोन। थिनेस्ट बोन कौन सी है आपके शरीर की?
मैम पटेला कहाँ होता है? पटेला बच्चों घुटने की हड्डी है, घुटने के अंदर अपने हड्डी नहीं देख रहे आप? हर्षल पाटिल, थैंक यू सो मच हर्षल। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए। चलो नेक्स्ट है आपका थिनेस्ट बोन। थिनेस्ट का मतलब क्या होता है बच्चों? थिनेस्ट का मतलब पतली हड्डी, सबसे पतली हड्डी। सबसे पतली हड्डी कौन सी होनी चाहिए? आप अपना पैर उठाओ। अब मैं तो उठा नहीं सकती, यहाँ पे कैसे दिखाऊं मैं ना। मैम दांत का एनामल मजबूत नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? बट दांत, दांत कोई हड्डी थोड़ी ना है, दांत में कोई हड्डी होती है क्या? तो ये आप कैसे नॉनसेंस बातें कर रहे हैं रवि कुमार। देखो सबसे सबसे पतली हड्डी होती है, आप अपना पैर उठाओ और इस घुटने के नीचे वाले पैर को टच करो, आपको हड्डी एकदम फील होने लग जाएगी, इतनी पतली होती है वो। ठीक है, तो आप याद रखिएगा कि जो थिनेस्ट बोन होती है उसका नाम होता है फीबुला। क्या नाम होता है? फीबुला, उसको बोलते हैं फीबुला। और ये हमारे बॉडी की शाइनिंग बोन भी होती है, इसमें चमक भी होती है, इसमें शाइनिंग भी होती है, चमकीली भी होती है। आप ये भी याद रखना, ठीक है? चमकीली भी होती है, शाइनिंग बोन चमकीली भी होती है। ठीक है बच्चों, और मैंने आपको बताया था कि हमारी हड्डियों में क्या होता है? फॉस्फोरस भी होता है। ये बात मैं आपको केमिस्ट्री में बता चुकी हूँ कि जब हमारी हड्डियाँ जलती हैं, जब इंसान की डेड बॉडी को जलाया जाता है तो हमारी हड्डियाँ जलती हैं, और जब हड्डियाँ जलती हैं तो रात में अगर आप अंधेरे में देखोगे किसी इंसान का मतलब हड्डियाँ जल गई, उसमें फॉस्फोरस जल रहा है, थोड़ा बहुत जल रहा है, या उसमें थोड़ा बहुत फॉस्फोरस पड़ा है, जो राख पड़ी है इंसान को जलाने के बाद, उससे एक चमक सी आती रहती है शमशान घाट के अंदर। इसीलिए इसको चमक भी कहा जाता है। फॉस्फोरस को, हमारे हड्डियों में फॉस्फोरस होता है, जब इंसान की डेड बॉडी को जलाया जाता है तो यही फॉस्फोरस चमक मारता है वहाँ पे। तो याद रखिएगा हमारे बॉडी की थिनेस्ट एंड शाइनिंग बोन कौन सी होती है? तो वो हमारे लोअर लेग में होती है, और लोअर लेग वाली का नाम क्या होता है? फीबुला नाम होता है, फीबुला। चलो मैम चरण स्पर्श ऑफलाइन कॉल कर रहा हूँ, लेकिन आपके यहाँ फ़ोन नहीं उठाते हैं यार। हमारे यहाँ ना 8 टेलीकॉलर्स हैं, मुझे समझ में नहीं आता बच्चे ऐसा क्यों बोलते हैं कि फ़ोन नहीं उठाते हैं। अभी भी मैं आपको फ़ोटो भेजूँ, मैं आपको वीडियो कॉल करवा के दिखाऊँ, 8 के 8 बंदे लगे पड़े हैं यार। मैं जब भी देखती हूँ वो काम करते रहते हैं। आप लोग बोलते हैं आपका फ़ोन नहीं उठाते हैं, तो या तो ये लोग मेरे साथ चोरी कर रहे होंगे, हैं क्या चल रहा है मुझे समझ में नहीं आता। जीएस में बाय नाउ का ऑप्शन आ रहा है 5 में, अभी ठीक करवा देती हूँ मैं, डोंट वरी। एक बारी में फ़ोन नहीं उठाते, चलो मैं बात करती हूँ। यार मेरे सामने तो सारे दिन बेचारे काम में लगे रहते हैं यार, तो मैं अब इनको कुछ ज़्यादा बोलती नहीं, ना मुझसे डांटा जाता ज़्यादा। अब क्या करूँ, मैं इनसे परेशान हो गया। 8 टेलीकॉलर लगा रखे हैं यार, 8 तो बहुत होते हैं। हाँ, कब्रिस्तान की आग कहा जाता है। चलो अब देखो, अब आपने ना 2 टर्म सुने होंगे बच्चों। एक टर्म आता है बहुत बार एग्जाम में कि व्हाट इज लीगामेंट। कभी सुना है आपने कि मेरे लीगामेंट्स टूट गए थे यार, मेरी एक बार एक्सीडेंट हो गया था तो मेरे लीगामेंट टूट गए थे। ठीक है, मैं बताऊंगी ग्लूकोमा और ट्रोकोमा क्या होता है। मोहित चौहान, मैं डोंट वरी, जब डिजीज करवाऊंगी ना, बीमारियां करवाऊंगी तो मैं आपको बताऊंगी। मैम एलडीसी के लिए कितना पढ़ना पड़ेगा? भाई पढ़ना तो कोई भी एग्जाम हो सबके लिए पढ़ना पड़ता है। चलो, आपने सुना होगा लिगामेंट टूट गए मेरा, या मेरा टेंडन सर्जरी हुई है। ये 2 टर्म आपने अगर कभी सुना हो तो देखिएगा आप क्या है ये। देखो लिगामेंट किसको बोलते हैं? जब एक हड्डी दूसरी हड्डी से जुड़ती है, जहां पर एक अस्थि, एक बोन दूसरी बोन से जुड़ती है। एक ये हड्डी है, एक ये हड्डी है, ये आपस में जुड़ रही हैं, तो इस वाले पार्ट को आप लिगामेंट बोलते हैं। ठीक है बच्चों, बोन का जब एक दूसरी बोन के साथ जुड़ाव होता है, कनेक्शन होता है, उसको आप लिगामेंट का नाम देते हैं। मैम जॉइंट के बारे में बताइएगा। जॉइंट ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ आप मसल्स के साथ, आप देखिए अजय राज, शायद लेक्चर नंबर 14 होगा, ऐसा कुछ होगा, आप देख लीजिएगा, एक बार पढ़ा चुकी हूँ। ठीक है, और दूसरा टेंडन क्या होता है बच्चों? टेंडन होता है एक, हाँ कालूराम बिल्कुल आपने सही कहा, लिगामेंट को स्नायु बोलते हैं, स्नायु हिंदी में। ठीक है, और जो आपका टेंडन होता है उसको आप कंडारा बोलते हैं, कंडारा। बट ये इतनी हिंदी नहीं आती है एग्जाम में, वहाँ लिगामेंट और टेंडन ही लिखा हुआ आता है। टेंडन क्या होता है? जब एक हड्डी दूसरी मसल के साथ जुड़ती है, जब एक हड्डी एक मांसपेशी के साथ जुड़ती है, तो उस पार्ट को आप नाम क्या देते हैं बच्चों? उस पार्ट को आप नाम देते हैं टेंडन पार्ट है, ये मेरा टेंडन पार्ट है। ठीक है, तो याद रखिएगा, जब हड्डी हड्डी से जुड़ रही है तो वो लिगामेंट है, और हड्डी मसल से जुड़ रही है तो वो टेंडन है। 2 टर्म मैंने ये बता दिया आपको। अब मैं अगर बताऊं कि हमारी हड्डियों में क्या क्या बीमारियां होती हैं। पहला मैंने एक बीमारी पढ़ाया था आपको, रिकेट्स। अब मैंने बताया था कि हमारी हड्डियों में क्या होता है बच्चों? कैल्शियम। और
टेंडन मसल को बोन से जोड़ता है। बिल्कुल रेहान, आपने बिल्कुल सही कहा। ठीक है, चलिए अब ध्यान से सुनो, आप तुम बातें मत करो यार। मोहम्मद बिन तुगलक, ये क्या है मोहम्मद बिन तुगलक? ठीक है मैम, कोई न्यू एमसीक्यू का बैच लाइए, ऑलरेडी चल रहा है जीएस प्रैक्टिस बैच, आप वो ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, देखिए रिकेट्स, मैंने बताया था कि जब हमारे शरीर में विटामिन डी की कमी हो जाती है, जब जो छोटे छोटे बच्चे हैं 5-7 साल के, उनके बॉडी में विटामिन डी प्रॉपर मात्रा में नहीं बन पाता है, क्योंकि विटामिन डी जो होता है वो हमारी हड्डियों को मजबूती देता है, ये सब मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। तो ऐसे बच्चों में जब विटामिन डी की कमी हो जाती है तो उन बच्चों की हड्डियाँ कमजोर हो जाती हैं, पतली हो जाती हैं, उसको आप रिकेट्स बोलते हैं। तो हड्डियों की एक बीमारी होगी रिकेट्स। दूसरी बीमारी मैंने बताई थी ओस्टियोमलेशिया। ओस्टियोमलेशिया, ओस्टियो टर्म का मतलब होता है बच्चों हड्डी, मलेशिया का मतलब होता है यहाँ पे, मलेशिया का मतलब वो नहीं, मलेशिया कंट्री वाला मतलब नहीं है, मलेशिया का मतलब यहाँ पे हड्डियों का कमजोर होना। तो अगर बच्चे में विटामिन डी की कमी हो रही है, उसकी हड्डियां कमजोर हो रही है, तो रिकेट्स। और अगर किसी अडल्ट में विटामिन डी नहीं बन रहा है, मतलब मैं एक अडल्ट हूँ, मेरे बॉडी में विटामिन डी नहीं बन रहा है, तो मेरी हड्डियां कमजोर हो जाएंगी, हड्डियां पतली हो जाएंगी, उनसे आवाज आने लग जाएगी, खट 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 की आवाज। ठीक है, तो वो क्या हो जाती है, वो ओस्टियोमलेशिया हो जाती है। तीसरा है यहां पर ओस्टियोपोरोसिस। ओस्टियोपोरोसिस, ओस्टियोपोरोसिस क्या होता है बच्चों? पोरोसिस का मतलब होता है छेद होना, जब हड्डियों के अंदर कैल्शियम की कमी हो जाती है। अब हड्डियों में कैल्शियम होता है, मैं कल बता के गई थी। तो जब हड्डियों में कैल्शियम की कमी होती है तो हमारी हड्डियों के अंदर क्या होता है बच्चों, हमारी हड्डियों के अंदर छोटे छोटे पोर्स बनने लग जाते हैं। वो अंदर से खोखली तो होती हैं और उनके अंदर क्या हो जाती है, छेद होने लग जाते हैं। तो इस बीमारी को ओस्टियोपोरोसिस कहा जाता है, ओस्टियोपोरोसिस। एक बीमारी होता है गाउट, जिसको आप गठिया रोग बोलते हैं या अर्थराइटिस बोलते हैं, अर्थराइटिस बोलते हैं या गठिया रोग, सुना होगा किसी की मम्मी को गठिया रोग है। ये कब होता है? तो ये बेटा जब होता है जब आपके बॉडी में यूरिक एसिड का जमाव होता है, जब हमारे शरीर में यूरिक एसिड की मात्रा ज्यादा हो जाती है। ऐसे यूरिक एसिड है बहुत सारा आपके खून के अंदर, ये यूरिक एसिड आपस में मिल जाता है और ये ऐसे एक्यूमुलेट हो जाता है, क्रिस्टल की फॉर्म में जम जाता है। और ये क्रिस्टल्स आपके जो जॉइंट्स है ना, जैसे ये जॉइंट हो गया, ये जॉइंट हो गया, ये जॉइंट हो गया, घुटने वाला जॉइंट हो गया, इन सारे जॉइंट में आपका ये सब सारा जाके आपका यूरिक एसिड जम जाता है और धीरे 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 आपको क्या होने लग जाता है, आपके जो जॉइंट्स हैं उनका मूवमेंट का काम होता है ना। जैसे मेरा ये हाथ ऐसे मूव कर रहा है तो यहाँ पर जॉइंट है, तो इन जॉइंट के अंदर आपका यूरिक एसिड जम जाएगा और प्रॉपर तरीके से इनमें मूवमेंट नहीं हो पाएगा, तो धीरे 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 मेरे को मूवमेंट करने में दिक्कत होगी। तो इसी को ही आप कहते हैं गाउट, गठिया रोग। मेनली ये जो यूरिक एसिड है वो आपके घुटने में जाके जम जाता है, नी में जो जॉइंट होता है, घुटने में जॉइंट होता है, उसके अंदर जम जाता है। और फीमेल्स में ज़्यादा प्रॉब्लम रहती हैं इसकी, तो लड़कियों में मतलब 35-40 साल आपकी मम्मी को होगा, मेरी मम्मी को भी है ये गाउट, है ना। तो उसमें क्या होता है, घुटने के अंदर प्रॉपर तरीके से मूवमेंट नहीं होता है, सर्दियों में बहुत दर्द होने लग जाता है, उठने बैठने में, चलने फिरने में, घूमने में दर्द होने लग जाता है, तो उसको बोलते हैं आप गाउट। एक बच्चा बोले लैक्टिक एसिड के जमाव से क्या हो जाता है ना। देखो लैक्टिक एसिड जब होता है ना बच्चों, तो लैक्टिक एसिड जब जमता है ना तो हमारी मांसपेशियों में थकान होती है, जिसको बोलते हैं आप मसल फैटिग। मसल फैटिग, मांसपेशियों में थकान होना, एकदम आप आलसी हो जाओगे और मतलब ऐसे आलसीपन आ जाएगा, काम करने का मन नहीं करेगा, एकदम थके थके महसूस करोगे आपको। तो याद रखिएगा लैक्टिक एसिड के जमाव के कारण मांसपेशियों में थकान होती है, जबकि यूरिक एसिड के जमाव के कारण घुटनों में या जॉइंट्स में, संधियों में दर्द होता है। दोनों अलग अलग बातें हैं। तो ये आपका बोन्स से आपका इतना सारा पॉइंट आपको हड्डियों के बारे में याद करना था बच्चों, ठीक है। ये सारे क्वेश्चंस कभी कभी पूछ लिए जाते हैं। अब एक बच्चे ने कल मुझसे एक क्वेश्चन पूछा था, मैं नाम तो नहीं पता है, कि मैम हाथ में कौन सी लंबी हड्डी होती है। देखो बच्चों, हाथ की बात करूँ ना मैं, तो हाथ में यहाँ वाले हाथ की बात कर रहे हैं, तो ये वाली हड्डी होती है, ये लंबी होती है, ये मैंने आपको कल बताया है कौन सी, मेटाकार्पल होती है, ठीक है। तो ये लंबी होती है। और पूछिए कोई डाउट हो तो बोन से रिलेटेड आपको। तो ये हड्डियां भी हो गई हैं आपकी, और प्रीवियस क्लास में मसल्स पढ़ चुके हो और जॉइंट्स भी पढ़ चुके हो आप साइंस वाले बैच में, ठीक है। तो याद रखिएगा प्रीवियस क्लास में मैंने हड्डियों के, आज मेरी हड्डियां कंप्लीट हो गई हैं सारी की सारी। मैंने बता दिया है कितनी हड्डी कहाँ पे होती हैं, कौन सी छोटी, कौन सी लंबी, कौन सी बड़ी, ये सारे क्वेश्चंस कभी कभी पूछ लिए जाते हैं। एक क्वेश्चन बताती हूँ मैं आपको ना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आपने देखा होगा जो पक्षी होते हैं, पक्षी समझते हैं है ना। देखो
पक्षी मतलब बर्ड्स। बर्ड्स के क्या होते हैं? पंख होते हैं। यस होते हैं आपके बर्ड्स के पंख होते हैं। पंख देते ना, जिनके फेदर्स होते हैं, पंख होते हैं। तो उनके पंखों के अंदर एक हड्डी होती है जो बहुत फ्लेक्सिबल होती है। जो क्या होती है? बहुत फ्लेक्सिबल होती है। ये क्वेश्चन आता है कि जो पक्षी होते हैं उनके पंखों के अंदर कौन सी हड्डी पाई जाती है? तो उसके अंदर कौन सी हड्डी पाई जाती है आप बताएंगे? वहां पर होती है प्नूमैटिक बोन। प्नूमैटिक बोन, प्नूमैटिक हड्डी पाई जाती है जो बहुत फ्लेक्सिबल होती है। तो इसीलिए पक्षी जो हैं वो उड़ सकते हैं। तो कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं कि हाँ, कभी कभी क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि जो पक्षी होते हैं वो कौन सी हड्डी की प्रेजेंस से उड़ सकते हैं? आप बताएंगे प्नूमैटिक बोन होती है उनके पंखों के अंदर, वो उनको उड़ने में सहायक है, उनको उड़ाने का काम करती है। अनुराग पुस्ताकर, आप बताइए पहले कौन से बैच में है, तो ही मैं बता पाऊंगी कि आपका हुआ है कि नहीं हुआ है। जल्दी बताइए। ठीक है, तो पक्षियों के पंखों में प्नूमैटिक हड्डी पाई जाती है जो बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल होती है और पक्षी उड़ सकते हैं। चलो अब बताइए, अब पूछे कोई क्वेश्चन है आपका यहां तक कोई हड्डियों में? हाँ, प्नूमैटिक बोन किस में पाई जाती है? सारे उड़ने वाले पक्षी, वो सारे पक्षी जो उड़ सकते हैं उनके पंखों में होती हैं। अब 5 और 6 किसका? जीएस का बोल रहे हैं या साइंस का बोल रहे हैं? अनुराग जल्दी बोलिए आप। ठीक है बच्चों, तो ये आपका बोन्स वाला चैप्टर खत्म हो गया। अब हम जो आज पढ़ेंगे बच्चों नेक्स्ट, वो पढ़ेंगे हम ह्यूमन डिजीज। हमारे बॉडी में कौन कौन सी बीमारियां होती हैं। मैम फाइलोटॉक्सी क्या होता है? एक बच्चे का क्वेश्चन है, व्हाट इज फाइलोटॉक्सी? बच्चों कोई भी प्लांट है, उस प्लांट का ये स्टेम है, आगे पढ़ाऊंगी मैं आपको, ये तना है। तो इस तने के ऊपर जो आपकी लीफ लगी होती है, जो पत्ते लगे हुए हैं, उनका जो अरेंजमेंट है, उसको पढ़ना या उसके बारे में स्टडी करना फाइलोटॉक्सी कहलाता है। अरेंजमेंट्स ऑफ लीव्स ऑन स्टेम इज नोन एज फाइलोटॉक्सी। किसी ने पूछा था मुझे, ठीक है, तो ये याद रखिएगा। अनुराग अगर साइंस स्पेशल 5 में है तो यस, उसमें करवा चुकी हूं मैं। देखो लेक्चर नंबर 14 या 15 देखो, देखा नहीं होगा आपने। प्रोटीन का बना होता है आकाश मीना, कोलेजिन इन प्रोटीन का, फाइबर्स होते हैं, कोलेजिन के फाइबर्स होते हैं। बोन कैंसर कैसे होता है? बोन के अंदर जो हड्डियां होती हैं, ऑस्टियोक्लास्ट, ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स, वो डेड हो जाती हैं या उनमें सेल डिवीजन ज्यादा हो जाता है, अनकंट्रोल्ड हो जाता है, तब हो जाती हैं, तब बोन कैंसर हो जाता है। प्रदीप विश्वकर्मा। ओके चलो अब स्टार्ट करें हम नेक्स्ट चैप्टर। अब आज का चैप्टर है बच्चों ह्यूमन डिजीज। अब हम पढ़ेंगे हमारे बॉडी में कौन कौन सी डिजीज होती है। ह्यूमन का मतलब होता है मानव, डिजीज का मतलब होता है बीमारी या रोग। बहुत सारी बीमारियां पढ़ाऊंगी मैं आज आपको। मैम पेन चेंज कर लीजिए, पेन तो चेंज ही है मेरा। अभी तो यार सही किया है, अभी भी नहीं आ रहा क्या? मैम प्लीज बोटनी स्टार्ट करवा दो। प्रमोद इस चैप्टर के बाद बोटनी ही स्टार्ट करेंगे, डोंट वेरी, ठीक है। साइनोवियल द्रव के कंपोनेंट्स बता दो। मैं बता चुकी हूँ ऑलरेडी जॉइंट्स वाली क्लास में, सीपी सिंह आप देखो वहां पर मैं बता चुकी हूँ। और बाकी अगर डाउट है तो मैं डाउट क्लास ले लूंगी, डोंट वरी ना, तुम लोग चिंता मत करो, ठीक है। मैम कोरोना वायरस क्या है? डोंट वरी, मैं कोरोना वायरस के बारे में आज या कल यूट्यूब पे पढ़ाऊंगी आपको। इनफैक्ट मैं वायरस के बारे में पढ़ाऊंगी। मैम क्लीन नहीं दिखाई दे रहा है, अच्छा बच्चा। ओसिन प्रोटीन हड्डियों में पाया जाता है, जबकि एक्टिन एंड मायोसिन मसल्स में पाया जाता है, पढ़ा चुकी हूं मैं। मैम विजिबल नहीं हो रहा है, अच्छा चलो। कोरोना वायरस के बारे में डोंट वरी, मैं यूट्यूब पे पढ़ाऊंगी, आपकी क्लास में पढ़ा दूंगी, कोई बात नहीं है। कोरोना वायरस के बारे में आज या कल पढ़ा दूंगी, डोंट वरी। थोड़ा सा मुझे टाइम दो, थोड़ा मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा है। मैम साफ नहीं दिखाई दे रहा है, डार्क मार्कर यूज कीजिए। अरे यार मार्कर तो एकदम सही है, फिर क्या दिक्कत आ रही है? चलो देखती हूँ, मैं भी एक बार बोलती हूँ। मैम आपने इग्नोर कर दिए, क्या क्या इग्नोर कर दिया? लखवीर आप प्लीज मुझे बताइए, बहुत सारे कमेंट आते हैं तो मैं देख नहीं पाती हूँ, उसका मतलब ये नहीं कि मैं इग्नोर कर रही हूँ। मैम क्लास डिजिटल बोर्ड पे नहीं लेंगे क्या? अरे डिजिटल बोर्ड खाली नहीं है यार, 1 मिनट का टाइम दो, मैं पता करती हूँ डिजिटल बोर्ड खाली है क्या।
यहाँ बच्चों को विजिबल ही नहीं हो रहा। यार डिजिटल बोर्ड कहाँ से यूज करूँ, आज क्लीन दिखाई नहीं दे रहा है, डिजिटल बोर्ड एक्चुअली खाली नहीं है यार, क्या करूँ मैं अब। चलो फिर आज हम डाउट पूछते, तुम लोग मुझसे डाउट पूछो आज, ठीक है, कोई बात नहीं, ह्यूमन डिजीज कल डिजिटल बोर्ड में पढ़ा दूंगी, कोई बड़ी बात नहीं है। मैम डिजिटल बोर्ड का ये तुम लोगों को भी आदत पड़ गई है क्या डिजिटल बोर्ड की, एक्चुअली बहुत क्लास चल रही है। मैम एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन कब होगा, चलो अब हम ये देखते हैं कि किस क्लास में कौन कौन से चैप्टर पढ़ा दिए, तुम लोगों को डाउट ना हो, है ना ज़्यादा। हाँ वैसे भी मुझे डिजीज ना डिजिटल बोर्ड में पढ़ाना है, क्योंकि मैं वहाँ पर आपको ना इमेज भी दिखाऊंगी थोड़ी साथ साथ में। अब ना आप लोग मुझसे ना कुछ डाउट पूछो यार, तुम लोगों ने इतने दिन से साइंस पढ़ रहे हो, आप रोज पढ़ते ही रहते हैं तुम लोग, जब तक डाउट नहीं आएंगे तब तक क्या क्लास लेने का मतलब है ना, खूब पढ़ लिया और भी पढ़ लेंगे, अब तुम लोग आज मुझसे डाउट पढ़ो। अशोक कुमार कह रहे हैं डाइजेस्टिव सिस्टम रहता है, देखो मैं आपको एक बात बता दूं, आज हम ये देखते हैं कि साइंस स्पेशल 5 में मैम मायोग्लोबिन में कौन सा तत्व मेटल होता है, मायोग्लोबिन में कौन सा तत्व मेटल होता है, मायोग्लोबिन में तो प्रोटीन होता है बच्चों, ठीक है। चलो मैम दिखाई नहीं दे रहा, अरे कोई बात नहीं, अगर दिखाई दे रहा है तो भी कोई दिक्कत नहीं, तुम लोग तो मुझसे आज डाउट पूछो कुछ। मैम टर्नर सिंड्रोम क्या होता है बच्चा, ये तो ना उसका चैप्टर है, आप छोड़िए ना एक बार इसका, इसको मत पूछिए आप, जब मैं पढ़ाऊंगी तब पूछिएगा ये आपका डिजीज में आएगा। चलो कुछ पूछ रहे हो तुम लोग, मैडम से डिजिटल शाइनिंग कम कीजिए। चलो देखो एक बच्चे ने मुझसे क्या पूछा है मैम, अच्छा लखवीर आप ये पूछ रहे हैं सर्वाइकल बोन क्या होता है, ऐसे बोलो तो यार, तुमने स्पेलिंग गलत लिख रखी है तो मुझे कैसे पता लगेगा। देखो इन्होंने बोला है कि सर्वाइकल बोन कहाँ होता है, ये जो आपकी गले वाला पार्ट होता है, यहाँ पर एक हड्डी होती है, इसको बोलते हैं एटलस, जो ऐसे मूव करवा रही ना, देखो ये एटलस जो होती है ना वो बैकबोन का टाइप होती है, बैकबोन की एक हड्डी होती है। देखो बच्चों ध्यान से सुनो, सर्वाइकल हड्डी पूछी है इसने, तो एक बोन होती है यहाँ पर आपकी एटलस, जो ये मूव कर रही है ऐसे, जो हमारे नेक को ऐसे मूव करवा रही है ना इतनी, इसके जस्ट नीचे पर ऐसे छोटी छोटी और हड्डियां लगी हुई होती हैं, मैंने बताया 26 हड्डियां होती हैं आपकी, है ना। तो वर्टिब्रल कॉलम की जो सबसे ऊपर वाली हड्डी होती है उसी को आप एटलस बोलते हैं, जो हमारी गर्दन के अंदर होती है। तो लखवीर सुन लो, मैं सर्वाइकल आपने स्पेलिंग गलत लिखी तो मैं समझ नहीं पा रही थी, समझ लो यहाँ पे। तो इसी एटलस बोन में जब कोई दिक्कत हो जाती है तो यहाँ से धीरे 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 जो ये हड्डियाँ है ना, ये भी धीरे 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 ये भी डिसलोकेट होना स्टार्ट हो जाती हैं, ये आपस में जुड़ी हुई होती हैं बच्चों। तो इसमें क्या हो जाता है, इसमें धीरे 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 आपको दर्द सा होने लग जाता है, और ये जो दर्द है वो हमेशा परमानेंट होता है, ये दर्द कम नहीं हो पाता है। तो आपकी जो ये वाली हड्डी है यहाँ पर एटलस है, और इससे जस्ट नीचे यहाँ वाली गर्दन का जो पीछे का पार्ट है यहाँ वाला, यहाँ आपको सर्वाइकल का दर्द हो रहा है, ठीक है, यहाँ पर आपको सर्वाइकल का दर्द होता है। मैम हीमोग्लोबिन में आयरन होता है, वैसे मायोग्लोबिन में ऐसा मैग्नीशियम लिखेंगे आप, मायोग्लोबिन में रेहान मैग्नीशियम लिख सकते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा ये होती है आपकी एटलस हड्डी, जब ढंग से काम नहीं करती है, एटलस हड्डी से जो नीचे की साइड की हड्डियां होती हैं, ये हड्डियां थोड़ी बहुत खिसक जाती हैं, ये सब हो जाती है ना, तब आपको क्या हो जाता है बच्चों, तब आपको सर्वाइकल का दर्द परमानेंट रहने लग जाता है। मैम फ्लोरीन कहाँ पर होता है, फ्लोरीन हमारे ब्लड में होता है, और फ्लोरीन हम पानी में पाया जाता है, जो पानी हम पीते हैं उसमें फ्लोरीन होता है, ठीक है। और पूछिए कुछ, नेक्स्ट पूछो कुछ डाउट। 3 चैम्बर्ड हार्ट, सबसे ज्यादा डायमंड किस कंट्री में होता है, ये तो मुझे नहीं पता सबसे ज्यादा डायमंड किस कंट्री में होता है, ये तो मैं कैसे बता पाऊंगी, तुम लोगों में कोई डाउट ही नहीं है यार, बोलो यार। बेटा 3 चैम्बर्ड हार्ट में ऑलरेडी बता चुकी हूं आपको कि एम्फीबियंस में होता है, ठीक है। दांतों में क्या होता है, दांतों में बच्चों में कनाडा में पाया जाता है सबसे ज्यादा डायमंड, अच्छा ये मुझे नहीं पता ये। मैडम जी ऑस्टियोपोरोसिस के लक्षण क्या होते हैं, तो ऑस्टियोपोरोसिस के लक्षण जो होते हैं बच्चों, आपकी हड्डियों में कमजोरी सी आने लग जाएगी, हड्डियों में आवाज आने लग जाएगी, दर्द रहने लग जाएगा किसी हड्डी में, ये हो जाती है।
और बताइए कुछ, नेक्स्ट क्वेश्चन। मैंने भरत सर के व्हाट्सएप पर कुछ नोट्स भेजे हैं, आप देख लेना। ओके कालूराम, मैं देख लूंगी। और बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ कुछ। तुम लोगों के डाउट वाउट तो कुछ है नहीं, चैप्टर स्टार्ट करने दो, तुम्हें कोई डाउट वाउट नहीं है, छोड़ो। तो कोरोना वायरस के बारे में पढ़ा दूंगी, डोंट वरी, मैं सब पढ़ा दूंगी। चलो अब यहाँ आइए, अब हम पढ़ लेते हैं, थोड़ा विजिबल हो तो रहे तुम लोगों को। मैम पुरकिंजे फाइबर के बारे में देखो, मैंने बताया था ये हार्ट है, हार्ट में आपकी ऐसे नोड होती है, इस नोड से ऐसे कुछ फाइबर्स निकलते हैं, इन फाइबर्स को ही आप बोलते हैं पुरकिंजे फाइबर। ये पढ़ा चुकी हूँ ऑलरेडी। उभयचर जंतु कौन है? उभयचर जंतु जो पानी और धरती दोनों में रह सकते हैं, उनको उभयचर कहते हैं आप। जैसे कुछ सांप भी होते हैं, कुछ छिपकलियां भी होती हैं, मेंढक होता है। तुम्हारे कोई डाउट तो होते नहीं है, तुम लोग फालतू के डाउट पूछ रहे हो, आप कुछ भी पूछे जा रहे हैं। बाल क्यों झड़ते हैं? बच्चा मेरा बाल क्यों झड़ते हैं? कितनी बार बताऊं बाल क्यों झड़ते हैं? चलो आओ हम थोड़ा पढ़ लेते हैं यार, क्यों टाइम खराब करें ना। चलो मैं आज तुम लोग मुझे टाइम दो। आज मैं ना, मुझे लगता है साइंस 4 की जूलॉजी का ये लास्ट चैप्टर है, बाकी तो आपका सबसे खत्म हो चुका है। चलो चलो देखो, ह्यूमन का मतलब होता है मानव, डिजीज का मतलब होता है रोग। वो बीमारियां जो मानव में होती हैं, वो डिजीज जो ह्यूमंस में होती हैं, उसको आप क्या बोलते हैं? आप बोलते हैं ह्यूमन डिजीज। देखो बच्चों, एक होता है डिजीज, एक टर्म होता है सिंड्रोम। इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है मैं आगे पढ़ाऊंगी आपको। एक होता है सिंड्रोम, एक होता है डिजीज। देखो डिजीज का मतलब है बाहर से कोई इन्फेक्शन आया, बाहर से कोई भी संक्रमण आया, ठीक है, कोई बाहर से संक्रमण आया और वो संक्रमण हमारे शरीर में आके हमें बीमारी कर गया, वो कहलाती है डिजीज। सिंड्रोम का मतलब होता है ऐसी बीमारी जो बाय बर्थ हो। बाय बर्थ का मतलब होता है बच्चों, एक तो वो जन्म से ही हो, मेरा जन्म हुआ तभी मुझे कोई बीमारी आई तो उसको बोलते हैं सिंड्रोम। दूसरा बच्चों, सिंड्रोम का मतलब होता है बहुत सारी बीमारियां एक साथ आ जाती हैं तो उसको बोला जाता है सिंड्रोम। बहुत सारे लक्षण दिखेंगे और बहुत सारे आपके अंदर लक्षण होंगे और बहुत सारी डिजीज एक साथ आ जाती हैं, ग्रुप ऑफ डिजीज। बहुत सारी बीमारियों का जो एक ग्रुप होता है उसको आप सिंड्रोम करके टर्म देते हैं, ठीक है। जबकि जो डिजीज है वो पर्टिकुलर एक ही टाइप के इन्फेक्शन से होती है, एक ही टाइप की दवाइयां खा रहे हो, और डिजीज बाहर से कोई पार्टिकल आकर, बाहर से कोई खराब पार्टिकल आता है और वो हमें क्या कर देता है? वो हमें कर देता है बीमारी, उसको बोलते हैं डिजीज। सिंड्रोम का मतलब होता है जो जन्म के साथ मिले और बहुत सारी बीमारियों का एक ग्रुप हो, एक बीमारी ना हो, 5-7 बीमारियां एक साथ हो, उसको बोलते हैं सिंड्रोम, ठीक है। अब बात ये आती है कि मैम कैसे पता लगेगा कि हमें बीमारी है या नहीं? कैसे पता लगेगा कि हमारी बीमारी है कि नहीं? तो ध्यान से सुनो। WHO जानते हो ना, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ये मैं क्या बताऊं, अभी सब जानते होंगे इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, कब स्टैब्लिश हुआ, या आपके करंट अफेयर के क्वेश्चन है, मैं नहीं बताऊंगी वैसे भी। WHO कहता है कि एक इंसान मेंटली फिट, वो मेंटली सही होना चाहिए, वो फिजिकली सही होना चाहिए, और वो सोशली, सामाजिक तौर पर भी वो सही होना चाहिए। WHO कहता है कि एक इंसान तभी फिट है जब वो मेंटली एकदम अच्छा है, हेल्दी है, जब वो फिजिकली एकदम हेल्दी है और सोशली भी हेल्दी है। मेंटली का मतलब है उसके दिमाग में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम ना हो, बिल्कुल भी प्रॉब्लम ना हो। फिजिकली का मतलब है एकदम उसका परफेक्ट बॉडी हो। सोशली का मतलब है कि वो सोशल तरीके से भी ठीक होना चाहिए, मतलब आप किसी को भी गाली ना दे, किसी से बदतमीजी से बात ना करें, क्योंकि अगर आप किसी को ज़्यादा गालियाँ दे रहे हो, किसी से बदतमीजी से बात कर रहे हो, तो आप मेंटली इल हो आप, है ना। तो ये WHO कहता है कि एक इंसान अगर इन तीनों तरीकों से हेल्दी है तब ही वो फिट है। अगर इन तीनों में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है तो उस इंसान को क्या है? उस इंसान को डिजीज है, उस इंसान को बीमारी है। तो आप याद रखिएगा, मानसिक तौर पे, शारीरिक तौर पे और सामाजिक तौर पे फिट होना ही क्या कहलाता है? इंसान का एकदम फिट होना कहलाता है। अगर इनमें कुछ भी हो जाएगा तो आपको बीमारी ही हो जाएगी, ठीक है। अजय कौशिक, मुझे आपके कमेंट मिल रहे हैं, बिल्कुल मिल रहे हैं। चलो अब नेक्स्ट देखो, अब बात आती है कि ये डिजीजें कितने टाइप की होती हैं। तो बच्चों जो डिजीज होती है ना, वो 2 टाइप की होती है। देखो कौन कौन सी डिजीज 2 टाइप की हो सकती है ह्यूमन के अंदर, मानव की। हम प्लांट की बात नहीं करें, प्लांट का प्लांट में पढ़ाऊंगी मैं।
तो ह्यूमन डिजीज दो टाइप की होती हैं बच्चों। एक होती हैं आपकी जिसको बोलते हैं आप जेनेटिक डिजीज। क्या बोलते हैं? जेनेटिक डिजीज, और हिंदी में बोलते हैं आनुवांशिक रोग। आनुवांशिक रोग। दूसरी साइड आती है बच्चों एक्वायर्ड डिजीज। एक एक करके ध्यान से पढ़ना, इस चैप्टर से कोई भी एग्जाम हो हमेशा क्वेश्चंस आता है, ठीक है। चलिए देखिए, दूसरी साइड पे आती है आपकी कौन सी, आप बताएंगे एक्वायर्ड डिजीज। एक्वायर्ड का मतलब होता है वो बीमारी जो आपको कभी भी हो सकती है, जो आप वातावरण से एक्वायर करते हैं, एनवायरमेंट से एक्वायर करते हैं, जिनको आप अर्जित रोग बोलते हैं। मैंने बोला कि इंसान में दो तरीके की बीमारियां होती हैं। एक होती हैं बच्चों कौन सी, जेनेटिक, एक होती हैं एक्वायर्ड। अब देखो जेनेटिक का मतलब क्या है। अनुराग मुझे आपका कमेंट मिल रहा है यार, तुम लोग बताओ तो सही क्या कमेंट कर रहे हो। मेरा कमेंट नहीं दिख रहा है आपको, आप इग्नोर कर रही हैं। मैंने इतनी देर आपको टाइम दिया तब तो किसी को कमेंट आ नहीं रहे थे, फालतू का बकवास कर रहे थे आप लोग। देखो जेनेटिक डिजीज का मतलब क्या होता है, वो बीमारी जो बाय बर्थ हो, जो जन्म के साथ हो, आपका जन्म हुआ आपके साथ आई। दूसरा, जेनेटिक डिजीज कब होती हैं, याद करो मेरा सेल वाला चैप्टर चिल्ला चिल्ला के पढ़ाया था कि जब किसी इंसान की सेल्स के अंदर क्रोमोसोम्स में प्रॉब्लम हो, गुणसूत्रों में दिक्कत हो, या जब किसी इंसान के जीन में प्रॉब्लम हो, जीन में प्रॉब्लम हो, या कहां पर उसके गुणसूत्रों में दिक्कत हो। और वो कैसे, तो आप बताएंगे वो जन्म के साथ ही हो या जन्म से पहले ही हो गई थी, तो क्या हो जाती हैं, इस टाइप की बीमारी जेनेटिक कहलाती हैं। और वो पीढ़ी दर पीढ़ी आगे जाती रहती हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर होती रहती हैं। क्या पढ़ाया मैंने पढ़ाया कि कोई बच्चा जिसका जन्म हुआ है उसमें उस बच्चे की कोशिकाओं में क्रोमोसोम्स की कुछ प्रॉब्लम हो गई, गुणसूत्रों में कुछ दिक्कत होगी, या उसके जीन में दिक्कत होगी, और जब जन्म हुआ तो बीमारी आई साथ में, और वो बीमारी आगे से आगे जाएगी, आपकी मम्मी से आप में, आपसे आपके बच्चों में, आपके बच्चे के आपके बच्चों में। इस टाइप की बीमारी कहलाती है जेनेटिक डिजीज, या आप इनको सिंड्रोम भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये क्या होती है, ये बाय बर्थ होती है, ठीक है। अब आओ यहां पर, एक्वायर्ड का मतलब है वो बीमारी जो आप एनवायरनमेंट से कभी भी एक्वायर कर सकते हैं। जन्म हुआ तब आप ठीक थे, 2 साल बाद आपको टीबी हो गया, 8 साल बाद आपको मलेरिया हो गया, तो वो बीमारी जो आप कभी भी एक्वायर कर सकते हैं। और एक्वायर्ड डिजीज दो टाइप से हो सकती हैं। एक होती है बच्चों इन्फेक्शियस। इन्फेक्शियस का मतलब होता है संक्रामक रोग। बच्चों संक्रामक का मतलब है मैं एक इंसान हूं, मेरे बॉडी में बाहर से कोई बैक्टीरिया आया, कोई वायरस आया, कोई प्रोटोजोआ आया और उसने मुझे बीमारी कर दी। बाहर से इन्फेक्शन आया और उसने आके मुझे बीमारी कर दी, तो ये किस में आती हैं, ये इन्फेक्शियस डिजीज का पार्ट होती है, ये संक्रामक रोग कहलाते हैं। और संक्रामक रोग हमें 4 प्रकार से हो सकते हैं। सबसे पहले हैं बैक्टीरियल डिजीज, जीवाणु। अगर बाहर से जीवाणु आया तो जीवाणु जनित रोग हो गया। अगर बाहर से वायरस आया तो विषाणु जनित रोग हो गया। अगर बाहर से क्या आया, प्रोटोजोआ आया, तो प्रोटोजोनल डिजीज हो गई मुझे। अब प्रोटोजोआ क्या होता है एनिमल किंगडम में पढ़ा चुकी हूं। चौथा आप बताएंगे यहां पर बाहर से कोई भी वर्म आया, कीड़ा आया, या आप बता देंगे कोई फंजाई आया, कोई फंगस आया, कवक जनित रोग। ये चारों में से कोई भी माइक्रोब्स हमारे शरीर में आया और हमें बीमारी कर दी, तो वो बीमारी इन्फेक्शियस। दूसरी साइड आती है बच्चों नॉन इन्फेक्शियस। नॉन इन्फेक्शियस असंक्रामक रोग। असंक्रामक का मतलब होता है बच्चों कि यहां पर कोई इन्फेक्शन नहीं आता है हमारे बॉडी में, बाहर से कोई इन्फेक्शन नहीं आता है ना। बट यहां पर हुआ क्या, मेरे हॉर्मोन्स हैं, मेरा हार्मोन इम्बैलेंस हो गया, मेरे बॉडी में विटामिन डी की कमी हो गई, मेरे बॉडी में कैल्शियम की कमी हो गई, मिनरल की कमी हो गई, मैंने ज़्यादा क्या खा लिया, लेड खा लिया, लेड है ना, मरकरी खा लिया मैंने ज़्यादा, मेरे को कैंसर हो गया, मेरे सेल डिवीजन ज़्यादा हो गया मेरे बॉडी में, डेड सेल्स ज़्यादा हो गई। तो इस टाइप की बीमारी आती है नॉन इन्फेक्शियस की कैटेगरी में। अगर कभी आपका हार्मोन इम्बैलेंस हो गया, जैसे मैंने बताया है कि थायराइड हार्मोन के इम्बैलेंस से क्या हो जाता है, एमरजेंसी हार्मोन के इम्बैलेंस से क्या हो जाता है, इंसुलिन की कमी हो जाएगी तो क्या हो जाएगी। कहने का मतलब जहां पर इन्फेक्शन नहीं आता है, अंदर ही कुछ ना कुछ चेंज हो गया हमारे बॉडी में। देखो बच्चों आप इसको ऐसे याद रखो, अगर क्रोमोसोम जीन में चेंज हुआ जेनेटिक, अगर बाहर से कुछ आया इन्फेक्शियस, बाहर से कुछ नहीं आया अंदर ही कुछ हार्मोन्स वगैरह में, सेल्स वगैरह में दिक्कत होगी, तो क्या कौन सा हो गया, नॉन इन्फेक्शियस।
तो ये आपको सारी की सारी बीमारियां पढ़नी है, ये भी पढ़नी है, ये भी पढ़नी है, ये भी पढ़नी है, तब जाकर आपका ये चैप्टर क्या होगा, कंप्लीट होगा। ठीक है, तो जो बीमारी बाई बर्थ मिले उसको सिंड्रोम भी बोल सकते हैं, या आप उसको जेनेटिक भी बोल सकते हैं। बट जो बीमारी आपको बाहर से आए, कोई इन्फेक्शन उसके थ्रू हो, वो इन्फेक्शियस, और जो अंदर ही कुछ ना कुछ सेल्स में, हॉर्मोन्स में इम्बैलेंस होने से कोई बीमारी बन रही है, तो वो नॉन इन्फेक्शियस की कैटेगरी में आती है। यार सारे बच्चे बोल रहे हैं मुझे कुछ दिख नहीं रहा, बोर्ड पे दिख नहीं रहा, क्या है? दीपक राघव, मैंने आपका नाम ले लिया बच्चा, ठीक है? दिख नहीं रहा है क्या आपको बोर्ड पे? क्या हो गया है आज स्टूडियो में, कुछ प्रॉब्लम है क्या? प्लीज एक बार बताइए, आपको दिख रहा है तो मैं स्टार्ट करूं आगे। जेनेटिक डिजीज, हाँ एक बार कमेंट करके बताइए, विजिबल है क्या बोर्ड? दीपक राघव, मैंने आपका नाम ले लिया है, सब दिख रहा है। अरे वाह यार, तो फिर बच्चे क्यों बोल रहे हैं कि नहीं दिख रहा? चलो, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे जेनेटिक डिजीज। कौन सी डिजीज बच्चों? जेनेटिक डिजीज, आनुवंशिक रोग। आनुवंशिक रोग, ठीक है। देखो आनुवंशिक रोग में हम कौन कौन से पढ़ेंगे। सबसे पहले लिखना आप हीमोफीलिया, सबसे पहले लिखना आप हीमोफीलिया, एक नंबर लगा के। ये बीमारी क्या कहलाती है? ये जेनेटिक डिजीज कहलाती है। ये एक आनुवंशिक रोग है, ठीक है। मैम डार्क मार्कर, इससे ज़्यादा डार्क कहाँ से लाऊं यार, मैं डार्क एकदम है। आप 360 में देखिए, सब कुछ सही दिखेगा, ठीक है। चलो देखो, हीमोफीलिया सबसे पहला, इस बीमारी का एक नाम होता है, इसको बोलते हैं रॉयल डिजीज। क्या बोलते हैं इसको? रॉयल डिजीज, और हिंदी में इसको बोलेंगे शाही बीमारी। अब इसको रॉयल डिजीज क्यों बोलते हैं? क्योंकि क्वीन विक्टोरिया की फैमिली में सबसे पहले हुई थी। और अब नहीं दिख रहा है मैम, बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है। ये कुछ 360 में देखो, आपको दिखेगा यार, ठीक है। देखिए, इसको रॉयल डिजीज बोलते हैं, इसको शाही बीमारी बोलते हैं, क्योंकि क्वीन विक्टोरिया की फैमिली रॉयल फैमिली थी और उसमें सबसे पहले हुई थी ये बीमारी। दूसरा, इसी बीमारी का एक नाम होता है, इसको बोलते हैं क्रिसमस कारक डिजीज। क्रिसमस 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 डे मनाते हैं ना आप, क्रिसमस फैक्टर डिजीज इंग्लिश में बोलते हैं, क्रिसमस कारक रोग। क्योंकि ये बीमारी सबसे पहले पता लगाया गया था 25 दिसंबर, जब आप क्रिसमस डे मनाते हैं, उसी दिन इसके बारे में पता लगा था, ठीक है। तीसरा, इस बीमारी में होता क्या है? तो बच्चों, इस बीमारी में जो बच्चा माँ के पेट में है, मैंने कहा है बाई बर्थ होती है, वही तो जेनेटिक कहलाती हैं। तो होता क्या है बच्चों, जब आपको, हाँ 360 में देखिए आप प्लीज एक बार, ठीक है। जब बच्चा पेट में था, तो आप उस बच्चे के बॉडी में क्या थी? खून था। उस खून में एक सेल्स होती हैं, कौन सी सेल्स? प्लेटलेट्स होती हैं। और ये प्लेटलेट्स क्या करवाती हैं हमारे बॉडी में? ब्लड का क्लोट करवाती हैं, ब्लड क्लोटिंग करवाती हैं, ठीक है बच्चों, ब्लड क्लोटिंग करवाती हैं, रुधिर का थक्का जमाती हैं। तो होता क्या है बच्चों, इस बच्चे को, जो बच्चा माँ के पेट में है अभी, उस बच्चे के बॉडी में प्लेटलेट्स ढंग से नहीं बन पाती हैं। उन प्लेटलेट्स में या तो जीन में कोई प्रॉब्लम हो जाती है। उन प्लेटलेट्स, भाई प्लेटलेट्स क्या है? सेल के अंदर पढ़ा चुकी हूँ मैं, जीन होता है, क्रोमोसोम होते हैं। तो इनकी इस प्लेटलेट्स के अंदर कोई ना कोई डिफेक्ट हो जाता है, कोई ना कोई विकार आ जाता है। तो इस बच्चे के अंदर जो प्लेटलेट्स हैं वो प्रॉपर तरीके से नहीं बन पाती हैं। और इन प्रॉपर तरीके से जब प्लेटलेट्स नहीं बनती हैं, तो जब इस बच्चे की डिलीवरी हो जाती है, जब इस बच्चे का जन्म हो जाता है, तो इसको एक बीमारी हो जाती है, हीमोफीलिया। जब इस बच्चे में प्लेटलेट्स नहीं हैं, या प्लेटलेट्स थोड़ी बहुत बन भी जाती हैं तो वो मैच्योर नहीं हो पाती हैं, तो प्लेटलेट्स का काम क्या होता है? ब्लड का क्लोट बनाना। और ब्लड क्लोट का मतलब क्या होता है? जब आपको कहीं चोट लगती है तो आपका खून निकल जाता है, थोड़ी देर के बाद वहाँ क्लोटिंग हो जाती है, मतलब आपकी ब्लीडिंग रुक जाती है। तो हमारे शरीर में खून का बहाव कम करने के लिए जो प्रक्रिया होती है वो ब्लड क्लोटिंग या रुधिर का थक्का जमना कहलाती है। तो इन बच्चों के अंदर प्लेटलेट्स नहीं बनती हैं, या प्लेटलेट्स बनती हैं तो काम नहीं करती हैं, या प्लेटलेट के जीन काम नहीं करते हैं, उसके क्रोमोसोम काम नहीं करते हैं, और इन बच्चों में ब्लड का क्लोट नहीं बनता है। तो वो बीमारी जिसमें खून का थक्का नहीं जमता और जो आनुवांशिक है, उसको क्या कहते हैं? उसको हीमोफीलिया कहते हैं, ठीक है। अब मुझे बताइए जरा, प्लेटलेट्स हमने कौन से चैप्टर में पढ़ा था? हमने सर्कुलेटरी सिस्टम में पढ़ा था। तो अगर मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछ लूं कि जो हीमोफीलिया है उसमें
लो ये सेल ले जाओ, चार्ज लगा दो। हाँ जी, अब आ गई होगी। तो आपसे पूछा है कि जो प्लेटलेट्स हैं इस बीमारी में, प्लेटलेट्स प्रॉपर तरीके से नहीं बन पाती हैं, ब्लड का क्लोट नहीं हो पाता है, तो ये किस सिस्टम को इफेक्ट करती है? आप क्या बताओगे? इट इफेक्ट्स ऑन सर्कुलेटरी सिस्टम, यह परिसंचरण तंत्र को प्रभावित करती है। आपसे पूछे कौन सी बीमारी को रॉयल डिजीज बोलते हैं, कौन सी बीमारी में रुधिर का थक्का नहीं जमता है, कौन सी बीमारी में ब्लीडिंग रुकती नहीं है, कौन सी बीमारी को क्रिसमस फैक्टर डिजीज बोलते हैं, तो सारे के सारे में आंसर क्या हो जाएगा? सारे के सारे में आंसर हो जाएगा हीमोफीलिया। हीमोफीलिया, ठीक है। और ये एक जेनेटिक डिजीज है, आगे से आगे ट्रांसफर होने वाली होती है। इंडिया में भी है। इंडिया में मैंने एक बार पढ़ा था, टाइम्स ऑफ इंडिया में आया था कि बिहार में एक गांव है, उस गांव में 6 जनरेशन में ये बीमारी पास हो चुकी है। 6 जनरेशन ऐसी हैं जिनमें ये बीमारी पास हो चुकी है। तो याद रखिएगा, हीमोफीलिया एक जेनेटिक डिजीज होती है। मैम बोर्ड पे नहीं दिख रहा है यार, मैं पागल हो गई आज तुम लोगों की क्लास लेके। क्या कह रहे हो? कुछ कह रहे हो दिख रहा है, कुछ कह रहे हो नहीं दिख रहा है। मैंने बुलाया है अभी टेक्निकल वाले को, वो आ जाता है, वो सही कर देगा अभी अगर कुछ दिक्कत है, नहीं दिख रहा है तो। ठीक है, चलो। तो पहली बीमारी आपने जेनेटिक डिजीज पढ़ ली, कौन सी? हीमोफीलिया। अच्छा, आ गए हैं? ओहो, अभी तो क्लास चल रही है। अब स्टूडियो देखने वाले आ गया, मैं कैसे पढ़ा पाऊंगी? चलो कोई बात नहीं, तुम इतना ही पढ़ो यार, अब कल पढ़ाऊंगी मैं। स्टूडियो वाले आए हैं अभी देखने, वो देख ले हैं, कह रहे हैं कि बच्चे कह रहे हैं मैम दिख नहीं रहा। मैं यहाँ लिखी जा रही हूँ। मिश्रा जी प्लीज़ इसको सही कीजिए, बच्चों को बहुत दिक्कत हो रही है, ऐसे दिक्कतें नहीं होनी चाहिए ना बच्चों को। ठीक है, कोई बात नहीं, आप इतना ही पढ़ो, कल हम डिजीज़ कंप्लीट कर लेंगे। कल 2 या 2.5 घंटे की क्लास रखेंगे, उसमें कंप्लीट हो जाएगी। अभी वो आए हैं स्टूडियो देखने के लिए आए हैं, तो एक बार वो दिखा दूँ मैं इसको, अगर कुछ दिक्कत है यहाँ पर। क्या दिक्कत है? बच्चों को दिख नहीं रही, तो लाइट वाइट अगर ज़्यादा है कम है तो इसको सही कीजिए मिश्रा जी, है ना? ठीक है, अभी मैं जल्दी से इनसे ठीक करवा लूँ। बर्नर्स ग्लैंड कहाँ होती हैं? अनुराग, मैं आपको बताऊंगी बर्नर्स ग्लैंड कहाँ होती है, और इससे एक बहुत अच्छा क्वेश्चन भी आता है, डोंट वरी, बताऊंगी मैं नेक्स्ट क्लास में, है ना? ठीक है, चलिए अब तुम इतना ही पढ़ो, कल वापस इसी टाइमिंग पे मैं, यार आज लोग अपन लोगों ने टाइम भी खराब हो गया आज। ठीक है, अमिशा जी प्लीज़ इसको चेक कीजिए, कुछ बच्चों को नहीं दिख रहा है। बफरिंग भी बहुत हो रही है, देखो बच्चे कह रहे हैं बफरिंग होती है। जल्दी बताओ आपको क्या 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 प्रॉब्लम है? ये मिश्रा जी आए, इनको बताओ जल्दी से। मार्कर एकदम सही है बच्चों, मार्कर में इंक मैंने फुल कर रखी है। ये कुछ विजिबिलिटी या तो लो हो रखी होगी, हाई हो रखी है, आप चेक करो ना। ठीक है, चलो अभी अब मैं इतना ही रखती हूँ, बाकी कल पढ़ेंगे हम यहीं से जेनेटिक डिजीज। कोई बात नहीं, डिजीज हम पढ़ लेंगे। मैम इनकी आंखें कमजोर है, नहीं ऐसे नहीं बोलते किसी को आंखें कमजोर। कलर ब्लाइंडनेस, अरे याद आया, आंखें कमजोर होने से कलर ब्लाइंडनेस कल पढ़ाएंगे हम आपको। ठीक है, चलो। चलिए, तो तुम इतना ही पढ़ो आज के लिए, कोई बात नहीं। आज तुम्हारी यही 1 सवा 1 घंटे की क्लास हुई, इतना पढ़िए, बाद में कल हम पढ़ेंगे। अभी मैं स्टूडियो थोड़ा चेक करवा दूँ, अगर कुछ दिक्कत है तो। स्टूडियो में ब्राइटनेस ज़्यादा है, बफरिंग भी बहुत होती है, साउंड बार बार इको करती है। बच्चों के कमेंट पढ़ो, ये देखो आपको ये सब प्रॉब्लम सही करनी है। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच, मिलेंगे कल, है ना?